आईएसआई खालिस्तान भी बनाना चाहती थी। आईएसआई नॉर्थ ईस्ट को भी तोड़ना चाहती थी। आईएसआई ने नक्सलाइट को भी सपोर्ट किया। आईएसआई ने कश्मीर में भी आतंकवाद को भी सपोर्ट किया, लेकिन सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की योजना, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। 2 सितंबर 2023 को चेन्नई में सनातन विनाश सम्मेलन होती है। इस सम्मेलन के स्टॉल्स जो हैं वो है निधि स्टालिन, जो कि एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को हमें नजरअंदाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन धर्म में जन्म जात असमानता है और इसीलिए जिस प्रकार से हमने कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया जैसे को खत्म किया है, हमें सनातन धर्म को भी खत्म करने की आवश्यकता है। जन्म जात असमानता की चर्चा वो इंसान कर रहा है जिसने बचपन से बराबरी का फायदा लेते हुए राजनीतिक ताकत हासिल की है। उधर नीतीश स्टालिन कोई ग्राउंड का नेता नहीं है, ये अपने दादा और अपने बाप की दी गई विरासत के ऊपर बैठकर राजनीति कर रहा है और आज की तारीख में जन्म जात असमानता की चर्चा कर रहा है। देखिए कि इस पूरे के पूरे सम्मेलन में आईएसआई पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन युद्ध कैसे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो भी सम्मेलन आयोजित की गई, इस सम्मेलन में जो प्रतिभागी आए शायद उनको अध्ययन सामग्री, विवरण दिए गए, दस्तावेज दिए गए और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दस्तावेज में जिन लोगों के नाम लिखे थे वो नाम थे श्री नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर, साथ ही में उसमें थे अपने ईवी रामास्वामी पेरियार और सुंदर मलाल और आई.एम. कली। दोस्तों, ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म के अंदर कहीं न कहीं जो भी कमियां हैं उनको प्रमुखता से दिखाया जरूर गया, लेकिन किसी ने भी सनातन धर्म को खत्म करने जैसी बात नहीं कही। ये जो दोगलापन है, ये जो पाखंड है कि इन जैसे लोगों का नाम, जिन्होंने सुधार की बात कही, उनका नाम प्रयोग करके एक दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि वह सुधार नहीं बल्कि विनाश करना चाहते थे। आईएसआई पाकिस्तान की आज की तारीख में भारत में चुनाव से चंद समय पहले इसी प्रकार की हरकत कराकर पूरे देश को आग लगाकर उसको आग में डालना चाहती है। अब आप कुछ उदाहरण देखिए। हमने बात की है एक खास विवरण दस्तावेज के अंदर। एक व्यक्ति जिसका नाम था वालाला। दोस्तों, वालाला जो है, एक बार उनसे ये पूछा गया कि भाई, अगर आपको नौजवान पीढ़ी के लिए एक लेख लिखकर उनको कोई संदेश देना हो तो आप क्या संदेश देंगे। बहुत सोचने के बाद में एक घटना को उठाया, मनुनीति का। इस मनुनीति में उन्होंने ये बोला कि एक बार एक बच्चे के ऊपर एक बैलगाड़ी चली गई, लेकिन उसी के सामने एक गाय पड़ी हुई थी वहाँ पर, जिसको उस समय चोट लगी हुई थी। जो चालक था, अब उसके सामने 2 चीजें थी, या तो वह अपने पुत्र को बचा लेता जिसके ऊपर से निकल गया था, और यह वह उस गाय को बचा लेता जो उस समय वहाँ पर परेशानी में थी और उस समय उस गाय को बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। और मनुनीति की इस घटना में यह मैसेज है कि उस आदमी ने अपने बच्चे को नहीं बल्कि उसका गाय को बचाया, और गाय को इसलिए बचाया क्योंकि उसको ये पता था कि जो गाय है बोर्ड ऑफ ऑल डेफिनिटी है। अब इस केस में इसमें मनुनीति या वालाला ने कहा पर सनातन धर्म के विनाश की बात है। आप फिर समझिए। इसके बाद में एक और उदाहरण देता हूँ श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु के पास एक बार एक श्रद्धालु आया। श्रद्धालु ने श्री नारायण गुरु को पूछा कि यदि कभी कोई गाय मर जाए तो क्या उस गाय का मीट का सेवन हमें कर लेना चाहिए। तो श्री नारायण गुरु जो थे, उन्होंने श्रद्धालु को पूछा कि तुम्हारी माता जीवित है या मर गई। तो उसने कहा कि नहीं, हमारी माता तो मर गई है। तो श्रद्धालु को पूछा, जब आपकी माता मर गई थी तो उस समय आपने उनका शमशान घाट में ले जाकर क्रियाकर्म किया था या उनका मीट खा लिया था। श्रद्धालु को अपना जवाब मिल गया, जो गाय है उसको एक माँ का दर्जा है। इसमें भी श्री नारायण गुरु ने इस उदाहरण के तहत ही अगर आप देखें तो ये बताए कि कहाँ पर सनातन को खत्म करने की बात कही। उनके लेखन में सनातन धर्म के संरक्षण की बात थी। फिर इनका उस फोटोग्राफ को लगाना और इनका नाम लिखना एक प्रचार अभियान है। इसके बाद आप देखिए एक व्यक्ति जिसका नाम वहाँ पर प्रचार के लिए लिखा गया, श्रीनिवासन जो है, वो एक बहुत बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा थे और एक हिंदू भी थे। और सबसे बड़ी बात श्रीनिवासन की यह थी कि वो जब भारत से बाहर जाकर दूसरे देशों में भी जाते थे, वहाँ पर भी वह सनातन धर्म की हमेशा रक्षा करते थे। आप श्रीनिवासन जी को देखिए कि जब वह दक्षिण अफ्रीका गए और जब वहां दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने लिए एक घर बनाया तो एक दूसरा भारतीय था और उसने श्रीनिवासन को लाकर एक गाय को उपहार में दिया। अब गाय को गिफ्ट करने से साबित होता है कि इन लोगों के मन में सनातन धर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई दुष्ट विचार नहीं था। आप देखिए सुंदर के बारे में, वह सुंदर को विष्णु का अवतार भी माना जाता था और साथ में उन्होंने पुराण को बहुत आक्रामक तरीके से जीवित किया है। सुंदर को अगर आप देखें तो उन्होंने ब्रिटिश के समय एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के कारण भारत में 2 प्रकार के ईविल है। एक ईविल था कॉलोनियल एंजेलिस, जो कि कॉलोनियल क्रिश्चियन मिशनरी से जो हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, इसको उन्होंने नाम दिया वाईपी बिल का। साथ में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में सोशल टेक्नीशियन है और यह सोशल टेक्नीशियन को उन्होंने काली बोला और उन्होंने कहा कि हम इस सोशल टेक्नीशियन को इम्प्रूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे।
और उन्होंने सनातन धर्म के विनाश की बात नहीं की। आप देखिए, वही सुंदर ने तो इस हद तक काम किया कि उन्होंने एक घर वापसी अभियान भी शुरू किया था। उस समय कॉलोनियल पीरियड रहे हैं जिसमें वह क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हो गए थे उनको कन्वर्ट करके वापस विष्णु के फील्ड में उनको लाने की मुहिम खड़ी की थी, एक अभियान चलाकर। इसके बाद अगर हम आई काली की बात करेंगे तो आई एम काली को तो हिंदू धर्म का महात्मा भी माना जाता है, और इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी सदानंद। साथ ही उन्होंने हमेशा ही हिंदू एकता की बात कही। उन्होंने हिंदुओं की जो बेसिकली सीमांत समुदाय थे उनको हिंदू फील्ड में उनके राइट्स दिलवाने के लिए लड़ाई की। इन सारे लोगों का जिनका नाम मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सारे लोगों के चित्र लगे हुए थे तो ब्रोशर में, और यह सारे लोगों के चित्र लगाकर एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही थी पार्टिसिपेंट्स को कि सनातन धर्म के विनाश के पीछे ये सारे लोग हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं क्योंकि आप कोई चीज समझ नहीं रहे। ये जो द्रविड़ नियम है, इनका यहाँ पर एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा अगर आप देखें तो एक ही सिंपल पॉइंट, सिंगल एजेंडा है कि वन तिलहन, वन गॉड, वन मैन गॉड। आज की डेट में इब्राहिम एक रिलीजन में है, इस्लाम में है, क्रिश्चियन नीति में, लेकिन सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में इस चीज का इम्पोजिशन करना कि मैन गॉड हो, ये एजेंडा तो खैर मुगलों के समय से चलता रहा है। मुगल इसमें सफल नहीं हो पाए, न ही ब्रिटिश इस काम में। तो ये लोग जब कामयाब नहीं हो पाए तो आज की तारीख में ये लोग कौन है? द्रविड़, जो प्रेजेंटेशन में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करके ऐसा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यहाँ पर गेम सिर्फ कॉन्फ्रेंस में सनातन धर्म को बदनाम करने का नहीं है, खेल है द्रविड़ इंडियन मूवमेंट के द्वारा द्रविड़ स्थान बनाने का। अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट बताता हूँ कि एक किताब है और इस किताब का नाम है बेसिकली डिडंट थिंक अबाउट पेरियार द्रविड़ मीडियम पार्टी दैट विल नॉट वांट यू टू नो। इस किताब में उन्होंने पूरी योजना द्रविड़ मीडियम पार्टी का व्याख्यान कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि इन मीडियम पार्टी का लिंक पाकिस्तान में जिन्ना से भी था, और वह जिन्ना से ये था कि हमेशा से जिन्ना की बड़ी इंस्पिरेशन इसलिए करते थे क्योंकि इनको ये लगा था कि जिन्ना ने अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर, यदि वह अगर पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं तो उनकी मदद से ये लोग चाहते थे एक द्रविड़ स्थान क्रिएट कर सकते हैं। इस द्रविड़ मूवमेंट के सफल न होने के पीछे जो व्यक्ति था उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इस पूरे के पूरे मिशन को और इस मूवमेंट को हमेशा से नाश किया। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा नीला कंडम अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 15 अगस्त में 1947 को भारत आजाद हुआ, उस दिन इन पार्टियों ने मिलकर डे ऑफ मूविंग मनाया। जिन्होंने आजादी का जश्न नहीं मनाया है तो अब आप इनका माइंडसेट समझ सकते हैं। साथ ही में आप देखिए कि इनका हमेशा से एजेंडा ब्रिटिश का एजेंडा था, और ये हमेशा से, अब आप समझे, ये एक चीज चाहते थे कि तमिल लैंग्वेज को भी सेकेंड लैंग्वेज बनाया जाए, प्राइमरी लैंग्वेज हमेशा से इंग्लिश हो। अगर आपने भारत की आजादी के बाद के इतिहास को कभी पढ़ा है तो आपने एक चीज वहाँ पर नोट की होगी, इन्हीं साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ने हमेशा से एक मूवमेंट चलाया था कि हिंदी का दखल भारत में, साउथ इंडिया में नहीं होना चाहिए। हिंदी एक राष्ट्र भाषा है, इस चीज से एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, यह आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। अब आप इनके लिंक समझ पा रहे हैं। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ, चाहे वह सनातन बोर्डिंग कॉन्फ्रेंस या जो प्रेजेंट में सनातन विनाश कॉन्फ्रेंस, 2 सितंबर को हम आप ये देखिए कि इन कॉन्फ्रेंस के में ऑर्गेनाइजर जो थे वो आईएसआई और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है पीटर फ्रेडरिक। बेसिकली दोस्त है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी का जिसका नाम है भजन सिंह भिंडर। और भजन सिंह भिंडर जो है दोस्तों वो रहता है अमेरिका में। भजन सिंह भिंडर सरदार का रूप बनाकर और सरदार का भेष बनाकर रहता तो अमेरिका में है, लेकिन उसका रियल नाम है मेजर इकबाल चौधरी। आईएसआई का एक कवर एजेंट है, कवर ऑफिसर है, जो भजन सिंह भिंडर का रूप धारण करके अमेरिका में रहता है। और भिंडर का ही एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था पीटर फ्रेडरिक। इस पीटर फ्रेडरिक को कवर करने वाला, पैदा करने वाला भजन सिंह भिंडर यानी कि एलियास इकबाल चौधरी ही था। भजन सिंह भिंडर ने पीटर फ्रेडरिक को एक ऐसा रोल दिया कि इसने पूरी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर उसको एक बहुत बड़ा साउथ एशियन एक्सपर्ट बनाकर स्थापित कर दिया। अब ये सो कॉल्ड जो साउथ एशियन एक्सपर्ट पीटर फ्रेडरिक है, ये बहुत सारे भारत में एनजीओ के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारत के कई प्रसिद्ध अखबारों में भी यह व्यक्ति जो है उनके थ्रू आर्टिकल लिखवाता है और एक पूरा इंटेलेक्चुअल सब विजन भारत में चलाता है। और अब इस पीटर फ्रेडरिक और भजन सिंह भिंडर का एक कार्य देखिए। 2019 में जिनपिंग भारत आया था, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मोहम्मदपुरम में तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक मीटिंग हुई थी। आज अगर आप गूगल पर एक सर्च करते हैं तो वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि डीएमके पार्टी ने उस समय और उनके कई कार्यकर्ताओं ने गो बैक मोदी को बैक मोदी करके एक बहुत बड़ा ट्वीट अभियान चालू किया था। बहुत सारे पोस्टर भी लगाए गए थे। इन सारे पोस्टरों के पीछे और कोई नहीं बल्कि भजन सिंह भिंडर और पीटर फ्रेडरिक थे।
उन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जी जिनपिंग के आने के दौरान इस पूरे अभियान को एक ट्वीट तूफान बनाया जाए। आप समझ गए, ट्वीट तूफान बनाकर एक इंफॉर्मेशन वॉर करके करोड़ों लोगों से ट्वीट करवाकर इन्होंने वह लेवल का एक सब विजन हमारी सोसाइटी में क्रिएट करने की कोशिश की है। एक संस्था है दोस्तों जिसका नाम है द्रविड़ कशगम। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता वीरमणि नाम का 2019 में अमेरिका गया। अमेरिका में जाकर ये मिला भजन सिंह भिंडर से और भजन सिंह भिंडर के साथ इसकी मुलाकात हुई पीटर फ्रेडरिक के साथ। पीटर फ्रेडरिक भजन सिंह भिंडर के साथ मुलाकात करके इस व्यक्ति ने सेलिब्रेट किया। उस दौरान एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया। उस डॉक्यूमेंट में ट्रेडिशनल एंटी ब्राह्मण रिट्रीट, ट्रेडिशनल एंटी हिंदू रिट्रीट, ये पूरा प्रोपोगेंडा वहां पर चला। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि द्रविड़ कशगम के जो लोग हैं उनको ये बात मालूम नहीं थी कि यह भजन सिंह भिंडर कौन है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि पीटर फ्रेडरिक को। तो आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव आज की डेट में यही है कि ये लोग एक्शन से पहले भारत में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करना चाहते हैं कि हिंदू समाज जो है या आप सनातन धर्म जो है उसको बदनाम कीजिए। लोगों के अंदर किसी प्रकार की एकता ना हो, एक ऐसा वायलेंट सोच लोगों के अंदर क्रिएट हो जाए जिससे कि लोग भड़के और वह सोशल मीडिया पर गाली गलौज करें एक दूसरे को। और आप देखिए कि 2 सितंबर 2023 जब से यह सनातन डिस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस हुई तब से लेकर अब तक जो भी सोशल मीडिया पर एक तूफान चल रहा है, जो भी आज की डेट में लड़ाई हो रही है, जो भी आज की डेट में सनातन के खिलाफ बातें हो रही है, आज की डेट में इसकी वजह से भारत अपनी ही अंदरूनी इश्यूज में बिजी हो गया है। आईएसआई और पाकिस्तान यही चाहती है कि लोग भारत में आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के इश्यूज को लेकर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करते रहे। और यही गेम प्लान आईएसआई आने वाले महीनों में और अग्रेसिव तरीके से चलाएगी। अब आपको ये समझ आ रहा है कि यह जो पूरा का पूरा गेम प्लान है ये जिन्ना के समय से चली हुई वह मूवमेंट की एक द्रविड़ स्थान बनाना। अगर आपने पाकिस्तान बना लिया तो हमारे लिए एक बना दो, ये गेम तब से लेकर अब तक खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में ये लोग होते कौन हैं दोस्तों? सनातन धर्म को बुरा कहने वाले। मैं आपको एक छोटा सा सपोर्ट देता हूँ। 1954 में जब चाइना की आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर लिया, उस समय भारत में नेहरू की सहमति के कारण सीआईए के बहुत सारे अधिकारी भारत में थे। मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ बनाऊंगा और नवंबर के महीने में उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। मैं अभी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये सीआईए नेहरू मिक्स पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जिसकी वजह से भारत को एक मिली एडिटिंग 1962 की डिफीट देखनी पड़ी। उस समय 1962 से पहले जो परिस्थिति थी, 1954 में जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया, उस समय भारत के अंदर जो सीआईए के लोग थे उन्होंने तुरंत तिब्बतियन को गुरिल्ला वॉरफेयर करने में इनकरेज करना शुरू कर दिया। अब इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में इनकरेज कराने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए नेपाल से ट्रेनिंग दी जा रही थी। नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, जो आज की डेट में उत्तराखंड, उधर के भी कई इलाके और हिमाचल के कई इलाकों से सीआईए के अधिकारी जो है तिब्बतियन को इनकरेज कर रहे थे बैलेंस करने के लिए। अब उसी समय की बात है कि एक बुद्धिस्ट सीआईए के अधिकारी के पास आया और उसने एक सीआईए के अधिकारी को एक संदूक का डब्बा दिया। उस संदूक के डब्बे को बोला कि इसको आप ध्यान से संभाल कर रखें। आप सोचिए कि जब वो व्यक्ति संदूक देकर निकला, उसके चंद घंटों के बाद उस तिब्बतियन बुद्धिस्ट को मार दिया गया। सीआईए का वो अधिकारी संदूक लेकर आ तो गया भारत में। आकर भारत में उस समय अमेरिका के राजदूत यानी कि एम्बेसडर को ये बात भी बताई कि मुझे ये संदूक दिया गया है। अमेरिका ने तुरंत वह संदूक को डिप्लोमेटिक बैग में डालकर बाहर भेजकर अमेरिका भेज दिया। संदूक अमेरिका पहुंचा। जब अमेरिका पहुंचा तो उस संदूक खोला गया और आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि उस संदूक में जैसे ही उसको खोला गया तो एक भगवान विष्णु की मूर्ति मिली और कुछ लुक्स मिले। जब उस भगवान विष्णु की मूर्ति को रेडियो कार्बन डेटिंग करवाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भेजा तो रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद मालूम चला कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी यह 28,400 साल पुरानी थी। दोस्तों, इससे ये तो तय हो जाता है कि सनातन धर्म जो है 28,400 साल से पहले भी था। और जब सनातन धर्म 28,400 साल तक भी अगर रह सकता है तो ये जो कॉन्फ्रेंसिंग आईएसआई करा रही है और इनके जैसे लोग जो बोल रहे हैं, इनके कहने से सनातन धर्म को कुछ नहीं होने वाला। सनातन धर्म यही था, है और रहेगा। इसी तरह के और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।